मित्रों नमस्ते। इस वीडियो में अपन एसएसटी से संबंधित पिछली वीडियो से आगे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इतिहास में अपन सबसे पहले जो तारीखें हैं उनका अध्ययन कैसे किया जाता है इसके बारे में अपन देखते हैं। ये है जीरो वर्ष। अपन जैसे जीरो वर्ष से शुरू करें तो जीरो में क्या है, जीरो कहाँ से, ईसा मसीह का जो जन्म वर्ष है उसे जीरो माना गया है। ईसा मसीह के जन्म वर्ष को जीरो मान लिया गया है और इससे जो पूर्व के वर्ष है पीछे के जैसे 100, 200, -300 ये क्या है, इन्हें क्या कहते हैं, ईसा पूर्व है, जिसे अंग्रेजी में बीसी कहा जाता है। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। और जो जीरो वर्ष से आगे के हैं इन्हें क्या कहते हैं, ईस्वी, एडी, इन्हें कहा जाता है एडी। और जो एडी है देखो ये क्या है, एनो डोमिनी शब्द दो लैटिन शब्दों से बना है। एडी जो है, एनो डोमिनी शब्द जो है लैटिन के दो शब्दों से बना है, जिसका तात्पर्य क्या है, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। तो एडी कहाँ से शुरू हो जाएगा, ये ईसा मसीह का जन्म वर्ष है जीरो, तो आगे के जो सारे हैं वो क्या हैं, एडी। हिंदी में इन्हें ईस्वी कहते हैं। 100 ईस्वी, 200 ईस्वी, 300 ईस्वी। अब जो अपन वर्तमान में जो चल रहे हैं ये ईस्वी में ही है। अब कौन सा है, अब जो है 2020 ईस्वी है। और जो जीरो ईसा मसीह से पहले के हैं वो क्या है, ईसा पूर्व, जिसे बीसी लिखा जाता है। अब अपन देखते हैं, देखो आखेटक खाद्य संग्राहक क्या होते थे, किन्हें कहा जाता है आखेटक खाद्य संग्राहक। भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले जो मानव रहा करते थे उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता है। ये मानव विभिन्न जानवरों का शिकार करना तथा मछली पकड़ना, फल फूल एकत्रित करना आदि कार्य करते थे। तो कल अपन ने देखा था भारतीय उपमहाद्वीप जिसमें कल वाली वीडियो में अपन ने देखा था, जिसमें श्रीलंका है, पाकिस्तान है, भारत है, नेपाल है, भूटान है, ये सब मिलकर के क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण करते हैं। तो जो भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले जो मानव रहता था वो क्या कहलाता था, आखेटक खाद्य संग्राहक। क्यों, क्योंकि ये आखेट करता था, शिकारी जीवन व्यतीत करता था, शिकार करता था, जानवरों को मारता था, तथा फिर क्या है, ये उसका खाद्य के रूप में प्रयोग करता था और इनको फिर संग्रहण करता था। इसलिए आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता है। ये क्या करते थे, जानवरों का शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, फल फूल एकत्रित करते थे। पूरा स्थल, अपन कल पुरातत्वविद इनके बारे में जाना। तो पुरातत्व पिछली वीडियो में अपन ने देखा था, पुरातत्व क्या होते हैं, पुरातत्व की वस्तुएं होती हैं जिनमें मृद भांड हैं, सिक्के हैं, मोहरे हैं, विभिन्न ईंटों से निर्मित इमारतें हैं, वो पुरातत्व की वस्तुएं हैं। पुरातत्व की वस्तुओं का अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है, पुरातत्वविद कहलाता है। और पूरा स्थल कौन से हैं, मतलब उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी की तह में भी पाए जाते हैं। तो तीनों शब्द पूरा स्थल,
वो स्थान है जहाँ पे पुरातत्व की वस्तुएं मिली हैं। और पुरा स्थल, पुरातत्व की वस्तुएं और पुरातत्वविद, तो तीनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पूरा स्थल जो है वो स्थान है जहाँ पुरातत्व की वस्तुएं मिली हैं। पुरातत्व की वस्तुएं कौन सी? औजार, बर्तन, इमारतें, सिक्के, मोहरें, मिट्टी के बर्तन आदि। और इनका अध्ययन करने वाला क्या होता है? पुरातत्वविद होता है। अब देखो अपन आगे जो है इस मानचित्र में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। तो इसमें देखो ये है मेहरगढ़, और मेहरगढ़ पिछली वीडियो में भी अपन ने पढ़ा था। ये है सुलेमान और किरथर पहाड़ी श्रृंखला, पिछली वीडियो में अपन ने देखा था। और ये क्षेत्र है, ये इन्हीं के पास है मेहरगढ़। अपन ने पिछली वीडियो में देखा था कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के क्षेत्र में सबसे पहले कृषि प्रारंभ हुई थी। तो ये जो अपना मेहरगढ़ है इसी क्षेत्र में, यह ईरान जाने वाले रास्ते बोलन दर्रे के पास स्थित है। इसी इधर यहीं से क्या है? बोलन दर्रा पूछा अगर अपने को जाए तो यहीं से है बोलन दर्रा, और यहाँ से क्या है? ईरान जाया जाता है। तो इस बोलन दर्रे के पास ही स्थित है। यहाँ पर सबसे पहले कृषि की शुरुआत हुई थी। यहीं से, इसी क्षेत्र से, मेहरगढ़ से ही क्या हुआ है? हिरण, सूअर, भेड़ और बकरी की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। तो आपको ध्यान में रखना है किस किस की? हिरण, सूअर, भेड़ और बकरी की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। तो इससे अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कृषि हुई है, तो फिर इन लोगों ने, इनकी हड्डियों के अवशेष मिले हैं, तो इन लोगों ने फिर यहाँ पे कृषि भी शुरू, यानी पशुपालन भी शुरू किया होगा। यहाँ से चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। इसी मेहरगढ़ से ही चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ के लोगों में क्या था कि मृतक के प्रति भी श्रद्धा देखी गई है, कि मृतक में भी क्या है? जो मर जाता है उसका अंत नहीं होता, उसमें भी क्या होता है? जीव होता है, वह भी एक तरह से सजीव की तरह से होता है। तो इसमें मृतक के प्रति आस्था देखी गई थी। और इसका एक नमूना क्या है? मृतक के साथ, यानी एक कब्र ऐसी मिली है कि यहाँ से मृतक के साथ एक बकरी को दफनाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो अपने को पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कृषि कहाँ शुरू हुई? तो मेहरानगढ़ है, वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है ये, और सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के पास स्थित है, बोलन दर्रे के पास। यहाँ से किन जानवरों के अवशेष मिले हैं? हिरण, सूअर, भेड़ और बकरी। यहाँ के घर कैसे हैं? चौकोर या आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रश्न यहाँ पे अगला क्या बन सकता है? बन सकता है कि मृतक के साथ बकरी को दफनाने के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये भी मेहरानगढ़ से ही मिले हैं। भीमबेटका कहाँ है? भीमबेटका ये है मध्य प्रदेश में। भीमबेटका जो है वो है मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे क्या है? मिले हैं विभिन्न गुफाएं मिली हैं भीमबेटका से। भीमबेटका और दूसरा अपना क्या है? कुरनूल गुफाएं। ये हैं अपनी कुरनूल गुफाएं, वर्तमान आंध्र प्रदेश में है ये। कुरनूल गुफाएं कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। दोनों ही कौन से स्थल हैं? पूरा पाषाणिक स्थल हैं ये दोनों, दो ही स्थल हैं। भीमबेटका और कुरनूल गुफाएं कौन से हैं? सबसे प्राचीन है ये, पूरा पाषाणिक युग के स्थल हैं ये दोनों। और ये जो गुफाएं हैं, देखो पूरा पाषाणिक स्थल की गुफाएं हैं ये दोनों। एक बात और यहाँ पे महत्वपूर्ण है, वो ये है कि जो कुरनूल गुफाएं हैं आंध्र प्रदेश, यहाँ पे क्या है? राख के अवशेष मिले हैं। तो अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोग जो हैं वो राख मतलब आग जलाना प्रारंभ कर दिया था। सबसे प्राचीन गुफाएं हैं ये, पूरा पाषाणिक युग की।
अपने को प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, राख के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कुरनूल गुफाओं से राख के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब अपन देखते हैं, देखो आगे का जो है वो है बुर्ज होम। ये कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में ये बुर्ज होम है। और इस क्षेत्र से क्या प्राप्त हुआ है? झोंपड़ियों के और घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। झोंपड़ी और घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे जो घर बने हुए थे वो गड्ढों में नीचे बने हुए थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? गर्तवास। तो गर्तवास क्या है, या जो बुर्ज होम है वहाँ से जो घर मिले हैं उन्हें क्या कहा जाता था? तो उसका उत्तर क्या होगा? गर्तवास होगा। ये जो यानी घर बना कर के रहने का है, तो ये है, ये कुरनूल गुफाएं और भीमबेटका से बाद के अवशेष हैं। ये कौन से युग के हैं? नवपाषाण काल के हैं। ये बुर्ज होम जो है ये नवपाषाण काल का है। तो अब अपन देखते हैं पाषाण युग को। तो पाषाण काल जो है वो कब तक का है? 20 लाख वर्ष पूर्व से कांस्य युग तक का जो काल है वो पाषाण काल कहलाता है। पाषाण काल को 3 कालों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल की समय अवधि है वो है 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 12,000 वर्ष पूर्व तक का जो समय है वो पूरा पाषाण काल का समय है। मध्य पाषाण काल 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक का जो समय है, यानी 2000 साल का है ये मध्य पाषाण काल। और नवपाषाण काल 10,000 वर्ष पूर्व से कांस्य युग तक का जो समय है वो है नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल को फिर 3 भागों में बांटा है, आरंभिक काल, मध्य काल और उत्तर काल। अब देखो पूरा पाषाण काल में मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी घटित हुई। ये है पूरा पाषाण काल। तो मानव इतिहास को जानने के जो भी कहानियां हैं वो लगभग 99% पूरा पाषाण काल में ही घटित हो चुकी थी। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। तो देखो पर्यावरणीय बदलाव कौन से काल में मिलते हैं? मध्य पाषाण काल में। अपने को प्रश्न पूछा जाए कि पर्यावरणीय बदलाव कौन से में? मध्य पाषाण काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, और जिन्हें क्या कहते हैं? मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण काल भी इसे ही कहा जाता है। मध्य पाषाण काल का ही दूसरा नाम क्या है? मेसोलिथ। इस काल के जो पाषाण औजार हैं, पत्थर के जो औजार हैं वो आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण। माइक्रोलिथ किसे कहते हैं या लघु पाषाण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो माइक्रोलिथ। मानव इतिहास में सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था, और ये कौन से काल में है? मध्य पाषाण काल में ही है। तो आप ध्यान में रखोगे कि जिस जानवर को पालना सबसे शुरू किया था वो क्या था? कुत्ता या कोई कुत्ते का जंगली पूर्वज, जो मध्य काल में ही, कहने का मतलब पशु का पालन शुरू हुआ था। मध्य पाषाण काल में खेती और पशुपालन शुरू हो गया था, बसने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, अनाज के भंडारण की भी शुरुआत हो गई थी। मध्य पाषाण काल में देखा ना अपन ने, खेती और पशुपालन। पशुपालन में सबसे पहले कुत्ते को पालना शुरू किया था। इसी मध्य काल में ही क्या है? लोग बसने लग गए थे, एक घुमक्कड़ जीवन नहीं जीते थे, बस्ती बना करके रहना शुरू कर दिया था। अनाज का भंडारण एकत्रित करके रखना शुरू कर दिया था मध्य पाषाण काल में।
नवपाषाण युग अपन देखते हैं, तीसरे नंबर वाला। नवपाषाण युग में के औजार पूरा पाषाण युगीन औजारों से भिन्न है। इन औजारों में धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। तो पॉलिश कौन से युग में चढ़ाई जाती थी? नवपाषाण युग में। औंखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। नवपाषाण युग के पुरा स्थलों से मिट्टी के अलंकृत बर्तन मिले हैं जिनमें अनाज पकाया जाता होगा। इसके साथ ही इस युग में लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे को उगाया गया। तो नवपाषाण काल में जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो कैसे हैं? अलंकृत, उनके ऊपर विभिन्न आकृतियाँ उकेरी गई हैं। तो अलंकृत बर्तन मिले हैं, उनमें क्या अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग अनाज पकाते होंगे। और इसी युग में क्या है? कपड़े को बुनना शुरू कर दिया था नवपाषाण युग में। तो कपड़े को बुनना शुरू कर दिया तो इसका मतलब क्या है? नवपाषाण युग में कपास की खेती करना शुरू कर दिया था। फ्रांस में एक अलग से फैक्ट है, अपनी पुस्तक में दिया हुआ है। फ्रांस में स्कूली बच्चों को एक गुफा मिली है जो लगभग 20,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले के बीच की बनाई गई होगी। ये अनुमान लगाया जाता है। इसमें जानवरों के चित्र हैं जिन्हें रंगों से चित्रित किया गया है। ये रंग लोह एस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाए गए हैं। तो प्रश्न अपने को कैसे बनता है कि फ्रांस से जो गुफाएं मिली हैं वो किस समय अवधि की हैं? 20,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले के बीच की हैं। और इसमें जो रंग प्रयोग किए गए हैं वो कैसे बनाए गए हैं? लोह एस्क और चारकोल खनिजों से बनाए गए हैं। देखो, तुर्की में नवपाषाण युग के प्रसिद्ध पुरा स्थल में एक चतालहूक है। ये स्थल का नाम है चतालहूक। यहाँ दूर दराज के स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी, मतलब आयात निर्यात किया जाता था, आयात किया जाता था मुख्य रूप से। जिनमें मंगाई जाने वाली चीज़ें थी सीरिया से चकमक पत्थर, लाल सागर से कोड़ियाँ, भूमध्य सागर से सीपियाँ। और नवपाषाण युग की है ये चतालहूक जो गुफा, जो क्षेत्र है वो। और इस समय तक पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था। तो ये वस्तुएं जानवरों की पीठ पर लाद कर लाई जाती थी। तो जो तुर्की में जो पुरातात्विक स्थल मिला उसका क्या नाम है? चतालहूक। और इसमें जो आयात की जाने वाली वस्तुएं थी वो कहाँ कहाँ से आयात होती थी ये आपको ध्यान रखना है। सीरिया से चकमक पत्थर, लाल सागर से कोड़ियाँ, भूमध्य सागर से सीपियाँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।